नमस्कार। आज के वीडियो में मैं राजेंद्र मोहन भटनागर के नाटक रक्तध्वज की कथा वस्तु पर चर्चा करूंगा। राजेंद्र मोहन भटनागर का नाटक रक्तध्वज एक ऐतिहासिक और प्रख्यात कथा वस्तु को लेकर चलता है। इस नाटक की कथा वस्तु में राजस्थान के इतिहास की एक प्रमुख घटना को उन्होंने आधार बनाया है। रक्तध्वज नाटक की कथा वस्तु के ऐतिहासिक आधार की बहुत ही विवेचनापूर्ण रूप से उन्होंने प्रस्तुति दी है। काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि के उस भाग को हम कथा वस्तु कहते हैं जिसमें मूल कथा या इतिवृत्त के साथ संबद्ध वे समस्त घटनाएं आती हैं जिनसे मिलकर कथात्मक साहित्य विशेष की विषय वस्तु बनती है। इतिवृत्त की दृष्टि से कथा वस्तु के तीन भेद होते हैं: प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। प्रख्यात कथा वस्तु इतिहास या पुराण आदि से ग्रहण की जाती है। इतिहास पुराण से इतिवृत्त ग्रहण करके भी नाटककार उस पर अपनी कल्पना की कूची फेरता है, या ऐसा करने में इस बात का ध्यान वह अवश्य रखता है कि कल्पना के समावेश से इतिवृत्त की ऐतिहासिकता या पौराणिकता में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, किसी प्रकार से उसके कथानक में कोई कमी न आए। उत्पाद्य कथा वस्तु लेखक की अपनी कल्पना से प्रसूत होती है और मिश्र कथा वस्तु की पृष्ठभूमि तो प्रख्यात होती है, लेकिन उसमें अनेक कथाएं कल्पना प्रसूत भी होती हैं। रक्तध्वज नाटक की कथा वस्तु की यदि हम बात करें तो रक्तध्वज नाटक की कथा वस्तु ऐतिहासिक या प्रख्यात कथा वस्तु है, क्योंकि उसकी अधिकांश घटनाएं ऐतिहासिक प्रमाणों से पुष्ट हैं। उसमें कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कल्पना प्रसूत हैं, लेकिन उनसे मुख्य कथा वस्तु में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। गोविंदगिरी या गोविंद स्वामी की जीवन कथा को रक्तध्वज नाटक में आधार बनाया गया है। आदि से लेकर अंत तक यही कथा व्याप्त है। उनके जीवन का जो भाग नाटककार देता है वह प्रमाणों से पुष्ट आधारों पर आधारित है। गोविंद स्वामी के बाल्यकाल का विवरण नाटककार ने भगत पंथ से प्राप्त आधारों पर स्वयं स्वामी जी से अपने शिष्य के साथ बेगार बंद करने के लिए अहिंसक उपायों को अपनाने के संदर्भ में करवाया है। गोविंद स्वामी भील बालक थे। उनके मन में पढ़ने की उत्कृष्ट लालसा थी, किंतु उन दिनों दूर दूर तक विद्यालय नहीं हुआ करते थे। साथ ही भील लोगों के लिए पढ़ने का निषेध भी हुआ करता था। एक रात को वे वर्षा से बचने के लिए स्थान खोज रहे थे कि उनकी दृष्टि एक मंदिर पर पड़ी। वे वहां पहुंचे। मंदिर में पुजारी कुछ कथा बांच रहे थे। वे सम्मोहित से हुए सुनते रहे। पोथी के पन्नों से उठने वाली आवाज उनके तन मन में समाती चली गई। पुजारी जी का ध्यान जब टूटा और उसकी निगाहें गोविंद स्वामी पर पड़ी तो वे अपने आप वो सब दोहराने लगे जो कुछ पुजारी जी बांच रहे थे। तब पुजारी जी ने पूछा, तू गोविंदा? गोविंदा स्वामी ने कहा कि मैं वर्षा से बचने के लिए यहां आया था। पुजारी जी ने उनसे फिर पूछा कि तू पढ़ लिख लेता है? तो पुजारी से पढ़ाने के लिए उन्होंने बात कही। पुजारी ने उनके आग्रह पर उन्हें रात में पढ़ाना स्वीकार कर लिया। उस समय लोग जनता की लूटमार कर रहे थे। रात्रि के समय लोगों की दर्द भरी चीख सुनाई पड़ती थी। पुजारी की सांस उन चीख पुकारों को सुनकर धौंकरी सी चलने लगती थी। कुछ देर बाद वे गोविंद स्वामी से पूछते, क्यों रे गोविंद्या, तू जालिमों की अकल ठिकाने लगाएगा ना? तू अत्याचारियों को मिटाएगा ना? देख रे, तू मुझसे झूठ मत बोलना, नहीं तो तेरी सारी विद्या अविद्या में बदल जाएगी। तुझे ताउम्र पछताना पड़ेगा, तुझे सांप डस लेगा। गोविंद स्वामी पुजारी की उस प्रेरणा से अन्याय और अत्याचार के दमन के लिए आगे आए। उन्होंने आदिवासियों में चेतना का संचार किया। उन्हें चोरी न करने, मांस न खाने, शराब न पीने की प्रेरणा दी। उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। उन्होंने आदिवासियों को ऊंचा जीवन जीने की प्रेरणा दी।
स्थान स्थान पर पाठशालाएं खुलवाईं, उन्हें अन्याय और अत्याचार का अहिंसा के आधार पर डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा दी। उन्होंने शांति के प्रतीक रूप में एक धवल ध्वज को अपनाया। उनके श्रद्धालुओं की तो जैसे भीड़ इकट्ठी हो गई, बाढ़ सी आ गई। संप सभा की स्थापना हुई और भगत आंदोलन जो हुआ था उसकी घटनाएं ऐतिहासिक घटनाएं हैं। इन आंदोलनों से रजवाड़ों और अंग्रेज सत्ताधारियों की नींद हराम होने के भी प्रमाण उपस्थित हैं और पुष्ट प्रमाण हैं। वे सब डूंगरपुर राज्य का अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना और महारावल विजय सिंह को अजमेर के मेयो कॉलेज में भर्ती कराया जाना, ये सारी की सारी घटनाएं ऐतिहासिक घटनाएं हैं। कर्नल शट्टन द्वारा गोविंद स्वामी को गिरफ्तार करवाना और हत्या के आरोप द्वारा उन्हें फांसी की सजा सुनाई जानी, मानगढ़ का हत्याकांड, दयानंद विषयक घटनाएं, ये सारे के सारे प्रमाण ऐतिहासिक प्रमाण हैं। इस प्रकार ये सारी की सारी घटनाएं नाटक की मुख्य घटनाएं हैं। इन्हें परस्पर जोड़ने के लिए जिन पात्रों का आश्रय लिया गया है उसमें गोविंद स्वामी, राजमाता, महारावल विजय सिंह, जय सिंह, नाहर सिंह, भूरिया, दौलत सिंह, कर्नल शटन, ये सारे के सारे इतिहास सम्मत पात्र हैं। भील समाज के दीत्या, गणेश्या, रुकाश्या, सुवान, भूरिया, पूजा, चीमी, दीत्या की पत्नी सावंती, सैमशन आदि सारे के सारे पात्र कल्पित हैं, किंतु ये संभावित भी हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रक्तध्वज नाटक का कथानक एक ऐतिहासिक और प्रख्यात कथानक है, जिसमें लेखक ने बेगार के प्रकरण, भील समाज के बीच रुकाश्या का गाना, दीत्या की पंचायत विषयक चिंता, सयानों का आना और दीत्या को ग्राम की रक्षा के लिए उपाय बताना, चीमी के साथ गोविंद स्वामी का बचकर निकलना आदि काल्पनिक घटनाओं को रूपायित कर रक्तध्वज नाटक की रचना की गई है। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा रचित रक्तध्वज नाटक भारतीय संस्कृति के आदर्शों, शैक्षिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें प्रमुख रूप से राजस्थान के मानगढ़ या मानगढ़िया कांड को चित्रित किया गया है। इस कांड में निर्दोष और निहत्थे हजारों भीलों के ऊपर गोलाबारी की गई थी, इसलिए उनका दर्दनाक अंत इस नाटक में चित्रित हुआ है। किसी भी नाटक का मूल्यांकन हम जब भी करते हैं तो इन घटनाओं को लेकर ही चलते हैं और इसके कथानक की घटनाएं इतिहास सम्मत हैं। धन्यवाद।